नमस्कार। देश का महात्योहार लोकसभा चुनाव 2019 एक ऐसी चुनावी प्रक्रिया जो शायद विश्व की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया है। और इस पूरी प्रक्रिया में कई स्टेक होल्डर्स हैं। एक तरफ जहां राजनीतिक पार्टियां हैं, वहीं दूसरी ओर मीडिया, इलेक्शन ऑफिसर्स, सिविल सोसाइटी भी है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो है मतदाता। तो इसी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के विषय में आज हम बात करेंगे मतदाता की और उसके मताधिकारों की। और इसी पर बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विशेष पैनलिस्ट। मैं स्टूडियो में स्वागत करना चाहूंगी सीनियर ऑफिशियल्स इलेक्शन कमीशन के। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी श्री उमेश सिन्हा जी का। आप सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर हैं। साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार का। आप डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर हैं। श्री धीरेन्द्र ओझा जी, आप डायरेक्टर जनरल हैं। और मिस पद्मा आंगमो, आप डायरेक्टर हैं। सबसे पहला सवाल सिन्हा जी आपके लिए। लोकसभा चुनाव 2019 बस आने ही वाले हैं, इनकी तिथियां भी घोषित की ही जाने वाली हैं। ऐसे में सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं आपकी क्या हैं? सबसे पहले तो मैं सतप्रिया जी आपके माध्यम से दूरदर्शन को बहुत बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे ये प्रोग्राम रखा गया है। और जैसे ये टाइटल भी है कि देश का महात्योहार, और लोकसभा चुनाव पूरे देश के लिए एक सबसे बड़ा त्यौहार होता है अक्रॉस दी रेस, कास्ट, कम्युनिटी, रीजन। और ये इसके माध्यम से लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं जो पार्लियामेंट में आके पूरे देश का नेतृत्व करते हैं। तो एक बहुत बड़ा इवेंट है इलेक्शन कमीशन के लिए भी। यद्यपि इलेक्शन कमीशन के द्वारा राज्यों के भी चुनाव कराए जाते हैं, बाई इलेक्शंस कराए जाते हैं और कई तरह के चुनाव होते हैं। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए होते हैं। लेकिन जो ये लोकसभा का चुनाव है वो सबसे बड़ा चुनाव है, और उसको उस इवेंट की तैयारी भी बहुत ही दिनों से और बहुत ही मेहनत के साथ पूरे इलेक्शन कमीशन करता है। और उसका उद्देश्य भी है, मैं कहना चाहूँगा कि ये इलेक्शन हमारा फ्री हो, फेयर हो, इंक्लूसिव हो, पीसफुल हो। जितने भी हमारे विकलांगजन, दिव्यांगजन हैं वो सभी लोग अपना वोट अच्छे से डाल सकें, सीनियर सिटीजन्स अपना वोट डाल सकें, ये एथिकल हो और पार्टिसिपेटिव हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागीदार हैं। तो इसी उद्देश्य से एक बहुत ही बृहद तैयारी की जाती है। और इलेक्शन कमीशन का फोकस, जैसे आपने अभी बताया, कि जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर है वो हमारे मतदाता हैं, वोटर्स हैं। और पूरा वोटर सेंट्रिक प्रयास होता है कि हमारे सभी अन्य स्टेक होल्डर्स को, जैसे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स में आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहा, मीडिया को कहा, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन हमारा पूरा फोकस विशेष रूप से वोटर्स पे होता है कि हर मतदाता जो वोटर बनने की उम्र में है और एलिजिबल है वो अवश्य वोटर बने और चुनाव के दिन अपना वोट जरूर डालें। जी बिल्कुल। जब आपने बात की उस मतदाता की जो पहली दफ़ा वोट कर रहा है, ऐसे में जो ये मतदाता हैं ये किस तरह से अपना पंजीकरण करा सकते हैं? देखिए, बहुत ही अब इलेक्शन कमीशन ने पूरी प्रक्रिया को बहुत ही सहज बना दिया है। पहले तो जो इलेक्टोरल रोल होते थे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तक होते थे और फिर स्टेट लेवल पे होते थे। और जब से ये आईटी का इस्तेमाल हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है और बहुत ही एक मॉडर्न स्टेज पे है इसका एप्लीकेशन। पूरे देश का जो वोटर्स का पूरा एक प्लेटफॉर्म है, सिंगल प्लेटफॉर्म पे, जो nvsp.in है या उसको नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल उसका पूरा नाम है। इस पे एक पूरा एक इंफॉर्मेशन है सभी वोटर्स के बारे में। और ये लगभग हमारे जो 87 करोड़ वोटर्स हैं वो अपना नाम उसके ऊपर डाल के, अपना प्रदेश या पूरा डिटेल दे के इमीडिएटली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड अपना नाम और डिटेल सर्च कर सकते हैं। उसमें यदि वो कोई नया वोटर बनना चाहता है, आपको ये भी बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि 1 जनवरी 2019 को जो भी मतदाता 18 साल पूरे कर लिए हैं वो यदि अभी भी उनका नाम छूटा है तो अभी भी उनके लिए कोई लेट नहीं है। अभी भी उनको वो NVSP के ही माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस रजिस्ट्रेशन, इस पंजीकरण के लिए क्या कोई आखिरी तारीख भी है?
देखिए, एक जो नॉर्मल प्रोसेस है कि समरी रिवीजन होता है एनुअल, जो साल में एक बार होता है। अच्छा। जिसमें 1 जनवरी के पहले ही ये अभियान चलाया जाता है, और जो लोग इसमें 18 साल पूरे कर रहे होते हैं 1 जनवरी को, उनके लिए विशेष कैंपेन होता है। लेकिन नाम जिनका भी छूट गया हो, बहुत सारे, इस देश बहुत बड़ा है, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं काम करने के लिए, उसके लिए जाते हैं, तो वो अपना नाम जो है फिर वो चेंज ऑफ एड्रेस करा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, उनमें कोई गलतियां हैं तो वो सब कर सकते हैं। तो ये जितनी भी सुविधाएं हैं, ये सभी आप ऑनलाइन यदि देखें तो nvsp.in के माध्यम से ऑनलाइन अवेलेबल है। इसके अलावा जो लोग हर पोलिंग स्टेशन पे एक बूथ लेवल ऑफिसर की व्यवस्था की गई है, जो घर घर जाके वो देखते हैं कि इनका नाम छूटा हुआ है या नहीं छूटा है, तो उसके माध्यम से भी वो बूथ लेवल ऑफिसर के माध्यम से वो अपने फॉर्म हार्ड कॉपी में जमा कर सकते हैं। प्रत्येक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के ऑफिस में वोटर फैसिलिटेशन सेंटर है, वहाँ पे अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट में जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों तरह के, जिन लोगों को भी फॉर्म किसी भी तरह से भरना है, चाहे वो हार्ड कॉपी में भरना है या ऑनलाइन भरना है, ये सभी सुविधाएं दी गई हैं। और उसका एक डेडलाइन बनाया है कि लगभग अमूमन 25 दिन के अंदर जो ये पूरा प्रोसेस होके उनको ईपिक कार्ड उनको मिल जाना चाहिए। जैसा हम सब जानते हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनकी आयु लगभग 18-19 साल की होती है। ये उनके लिए एक ऐसा समय भी है जब वो अपने पढ़ाई में व्यस्त होते हैं, करियर ऑप्शंस चूज करने होते हैं, तो बहुत बिजी भी रहते हैं। तो दो चीज़ें, एक तो आपने बताया कि वो ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो ज़्यादा समय उन्हें निकालने की ज़रूरत नहीं। लेकिन क्या जब आप देखते हैं आज के युवा को, तो आपको लगता है कि वोट करना, मतदान देना उसकी आज प्रायोरिटी है? हमारे देश का युवा है, बहुत जागरूक है जी। यदि आप एक दशक पहले की बात करें तो लोग थोड़े लेट से रजिस्ट्रेशन करते थे, जब वो सेटल हो जाते थे तब करते थे। लेकिन अब 18 साल जैसे पूरा करते हैं तो उनके एक होड़ रहती है कि मुझे मतदाता बनना है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पिछले चुनाव हुए हैं उनमें हमारे हर एक यूथ ने एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन प्रदान किया है, और एक जागरूक मतदाता के रूप में उन्होंने खुद अपना रजिस्ट्रेशन तो कराया ही, और उन्होंने बहुत ही अच्छा रोल एजुकेटर एंड मोटिवेटर के रूप में प्ले किया है कि उनकी अपनी फैमिली में कोई लोग ना छूटे हैं। तो इस तरह से जो यूथ है बहुत ही आगे है। मुझे लगता है कि यदि इसको देखा जाएगा तो इस चुनाव में भी यूथ का पार्टिसिपेशन बहुत ही जबरदस्त होगा जी। इस पर एक छोटी सी फिल्म भी है हमारे पास, आई एम रेडी, मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगी इस वक्त। ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯅꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯩ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯅꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯩ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯂꯕꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯅꯊꯩꯔꯨꯒꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡꯗꯣ ꯏꯁꯥꯒꯤ Amlagumsi lotuna isagi arepa saklon hey hey I am ready पद्मा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि वोटर एजुकेशन प्रोग्राम क्या है? आइडियली वोटर अवेयरनेस कमीशन हमेशा करता था, तिथि के बारे में जानकारी देना, जो इम्पोर्टेंट जानकारी है, समरी रिवीजन की डेट्स देना। बट 2009 में कमीशन ने डिसाइड किया कि हम लोगों को अवेयरनेस के आगे जाके वोटर एजुकेशन करना है, और हमारा प्रोग्राम कहलाता है स्वीप, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। सो सिर्फ वोटर एजुकेशन ही, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन पे भी फोकस बहुत ज़्यादा है। तो हम चाहते हैं लोगों को मोटिवेट करें, उनको इन्फॉर्मेशन दे दें, लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन गैप। हमारे लोग लिटरेट हैं बट स्टिल इन्फॉर्मेशन की गैप है, वी हैव रियलाइज्ड इन द पास्ट 8-9 years। सो कमीशन का शुरू में जब
ये प्रोग्राम शुरू हुआ था 3 फोकस हमारा क्लियरली था। फर्स्ट था टू ब्रिज द जेंडर गैप, दिस इज जेंडर गैप बिटवीन टर्नआउट अमंग वुमेन एंड मेन। सेकंड, ये देखा गया कि अर्बन एरियाज में पार्टिसिपेशन कम है, सो अगेन कमीशन फेल्ट कि उसको एक फोकस करना चाहिए। एंड थर्डली वी रियलाइज कि यूथ डिस्कनेक्ट बहुत है, युवा लोग मतदान नहीं कर रहे हैं। तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड पिछले इतने सालों में क्या हुआ, क्यों हुआ। हर सरप्राइजिंगली और नॉट सो सरप्राइजिंगली डाइवर्सिटी कंट्री में इतनी है, वी रियलाइज कि हर जगह का अपना कोई रीजन था व्हाई पीपल आर नॉट कमिंग आउट टू पार्टिसिपेट। बिल्कुल। सो एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोग्राम रहा, इंटरवेंशन जो बहुत ही ग्राउंड लेवल पे इंटरवेंशन है। एक नेशनल पॉलिसी भी है, बट बहुत इंटरवेंशन एंड इनोवेशन ग्राउंड लेवल के हैं जो बहुत स्पेसिफिक टू दैट एरिया है। सो इट्स अ वेरी ब्रॉड प्रोग्राम, परहैप्स इतना डिटेल में अगर हम बताना चाहें तो शायद पूरा दिन ही चला जाए, बट मेनली अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, डिसेमिनेशन एंड एजुकेशन इज गोइंग अप, एंड आई थिंक वी कैन डिस्कस फर्दर वंस वी टॉक अबाउट द टारगेट इंटरवेंशन। बट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं बताना चाहूंगी कि टारगेटेड इंटरवेंशन रहा है, इसीलिए जो 3 टारगेट्स थे उस पर काफी सालों में काम हुआ है एंड उसके रिजल्ट्स भी रहे हैं। जैसे सर बता रहे थे, अब युवा आजकल जागरूक है। अभी आपने जो दिखाया आई एम रेडी, दैट इज पार्ट ऑफ द स्वीप कैंपेन, जहां मणिपुर का ये कैंपेन है और वहां पे रियलाइज हुआ कि 18 to 19 के बीच में लोगों में जिज्ञासा बहुत है, बट पार्टिसिपेशन का दे हैड सर्टेन गैप्स, उनको मोटिवेट कैसा किया जाए। सो उन्होंने बहुत अच्छा टैगलाइन रखा, आई एम रेडी। सो ये जस्ट रिवीजन के टाइम हुआ था, रोल रिवीजन जब हुआ सितंबर अक्टूबर के बाद, और अब वो कह रहे हैं हम रेडी हैं, तो हम वोट देंगे। चंद्रभूषण जी, जब हम युवाओं की बात करते हैं तो आज का युवा बहुत ही टेक सेवी युवा है और वो ये चाहता है कि वो वोट भी ऑनलाइन करे, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? रजिस्ट्रेशन की तो हमने बात कर ली कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन वोटिंग ऑनलाइन क्या ये पॉसिबल है? देखिए, जहाँ तक फिलहाल हमारे पास जो व्यवस्था है उसमें जितने भी आम हमारे जो मतदाता हैं उन्हें मतदान केंद्र पर जाकर ही वोट करने की सुविधा है, और इसके लिए जो कानून की जो व्यवस्था है उसके हिसाब से उन सभी को अपने जो संबंधित मतदान केंद्र है वहाँ पर जाकर के ही वोट करने की ज़रूरत है। जहाँ तक आपने ऑनलाइन की बात की, एक बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा टर्म है, और इसमें से आपको ये जानकर आपके माध्यम से मैं बताना भी चाहूँगा कि हमारे पास एक कैटेगरी जो वोटर की होती है वो सर्विस वोटर की होती है हमारी, जिसमें कि हमारे सभी जो सेना से संबंधित सारे हमारे जो सैनिक हैं और साथ ही जो हमारे मिशन जो हमारे हैं फॉरेन मिशंस, उसमें जो जुड़े हुए हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, इन सब के लिए अभी एक तरफ से इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो हम लोग पोस्टल बैलेट को ट्रांसमिट करते हैं उन तक। अच्छा। ये व्यवस्था उसमें है, लेकिन उनको वापस जो भेजना है उसको वो पोस्ट के माध्यम से, डाक विभाग के माध्यम से, हालांकि उसका खर्च जो है वो संबंधित जो हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं या संबंधित जो व्यवस्था है वहाँ की, वो उसका व्यय उठाता तो है। क्या इसका फायदा सैनिक, जैसे हम बात करें तो मिलिट्री में हैं, आर्मी में हैं या फिर डिफेंस के और क्षेत्रों में हैं, तो जब हम उनकी बात करते हैं, क्या इसका फायदा उनके परिवारजन भी उठा सकते हैं जो उनके साथ शायद पोस्टेड है दूर दराज इलाकों में? उसमें जो सर्विस वोटर की जो सुविधा है हमारी, वो उसमें उनकी अभी तक वाइफ्स जो है, अगर हस्बैंड है तो उनकी वाइफ का उसमें जिक्र है कानून में, और उसमें बदलाव लाने की प्रक्रिया कि स्पाउस टर्म जो है वो लाया जाए, जिससे कि ये जेंडर न्यूट्रल हो जाए। तो ये अभी ऑलरेडी जो है ये व्यवस्था कंसिडरेशन में है, और इसीलिए वो सुविधा वहाँ तक कानून में ही दी गई है उसी तरीके से। तो जो भारतीय हैं जो विदेशों में रह रहे हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं हैं? हमारे दर्शकों को ये पता होगा कि हमारे यहाँ ओवरसीज इलेक्टर की एक कैटेगरी जो है वो अलग से कानून में संशोधन ला करके एक बनाई गई, और उसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है और देश के बजाय विदेश में कहीं पर भी है, तो उनके लिए सुविधा क्रिएट की गई, और कोई भी ओवरसीज इलेक्टर के रूप में अपने आप को पंजीकृत करा सकते हैं अगर उनके पास जो है वो पिछले जो पासपोर्ट में उनका जो पता दिया हुआ है उस पते के आधार पर। हालांकि उनको वोट करने के लिए यहाँ उसी संबंधित जो मतदान केंद्र है वहाँ आकर अभी वोट करने की कानून की व्यवस्था यही है। अभी आपने सर्विस वोटर्स की बात की, तो इस वक्त दर्शकों को दिखाते हैं सर्विस वोटर्स पर ये छोटी सी फिल्म। इस मुल्क की तामीर में तेरा खून भी है, तेरी कुर्बानियां भी, याद रखना के मुल्क ये
महफूज है क्योंकि तू है। इस मुल्क का जर्रा जर्रा कर्जदार है तेरा, तेरे खून की हर एक बूंद से तूने इसे संवारा। तेरे मुल्क को हरदम तेरा साथ है जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी। सेना और केंद्रीय बलों के सदस्यों से आग्रह है कि वो खुद को सर्विस वोटर के तौर पर www.servicevoter.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्टर करें। आप फॉर्म डाउनलोड करके ऑफलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं। चंद्रभूषण जी, हमने बैलेट पेपर्स से लेकर ईवीएम तक का सफर जो है वो तय किया, तो क्या आपको लगता है कि ईवीएम की शक्ति है जो शायद बैलेट पेपर्स की नहीं थी? देखिए, जब हमने 1951-52 में जब पहली बार चुनाव की व्यवस्था देश में भारतीय निर्वाचन आयोग ने शुरू की, उस वक्त हमारे यहाँ सिर्फ एक बैलेट बॉक्स का उपयोग नहीं होता था एक मतदान केंद्र पर, चूँकि साक्षरता का प्रतिशत 16% उस वक्त थी। तो ये माना गया था कि जो मतदाता हैं वो जब किसी मतदान केंद्र पर जाएं तो हर कैंडिडेट, जितने उम्मीदवार थे, उनके लिए एक एक बैलेट बॉक्स रखा जाता था और उस बैलेट बॉक्स के बाहर हर मतदाता का अपना अपना सिंबल जो है वो चिपकाया गया होता था और वोटर जो है वो अपनी पसंद के हिसाब से वहाँ जाकर डाल देता था। 2 चुनाव के बाद तीसरे चुनाव में व्यवस्था आई कि नहीं, अब हम लोग सिंगल बैलेट बॉक्स का उपयोग करेंगे और उसमें जो बैलेट पेपर है उसमें मुहर लगा करके जो है अपना उम्मीदवार पसंद करेंगे। फिर ये देखा गया 60 और 70 के दशक के अंत में आकर के भारतीय निर्वाचन आयोग ने ये देखा कि हमें जो कुछ चीज़ें हो रही थी ग्राउंड पे, उसको देखते हुए लगा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसका उपयोग में लाया जाना चाहिए। 80 के दशक में इसकी शुरुआत हम लोगों ने की। जो पार्लियामेंट है वहाँ पर उससे कानून में जो है इसके लिए आप संशोधन लाया गया कि हाँ, भारतीय निर्वाचन आयोग जो है वो 1989 में ये प्रक्रिया लाई गई कि अब आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से जो है आप चुनाव करवा सकते हैं। 2004 के चुनाव से इस देश में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होता रहा है और अगर आप देखते हैं पिछले चुनाव के माध्यम से कंपेयर करते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें आती है, जिसमें मुख्यतः शामिल ये है कि अब जो है पहले जो इनवैलिड वोट हो जाते थे उनकी संख्या जो है 0 हो गई है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो मतदाता है हमारा है उसका मत व्यर्थ नहीं है अब, जो कि बैलेट पेपर वाली व्यवस्था में ये बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो पहली तो ये मैं कहूँगा। दूसरी बात ये है कि कुछ जगहों पे मतदान केंद्रों में ये बैलेट बॉक्स जो है उसको लेकर के गैर कानूनी कार्य होते थे जो वो ईवीएम मशीन के आने से काफ़ी फर्क पड़ा, क्योंकि इसकी एक समय सीमा होती है कि एक मत को आप उसमें जब अपना दर्ज कराते हैं तो एक समय लगता है और उसके हिसाब से जो है वो कार्य करता है। तो किसी एक व्यक्ति के लिए या किसी एक ग्रुप के लिए ये संभव नहीं है कि किसी मतदान केंद्र पर जाकर के वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ उस तरह की गैर कानूनी हरकत कर सके जो बैलेट बॉक्स के रहते हुए कर पाता था। तीसरी व्यवस्था जो सबसे ज़्यादा जो नज़र आई है कि इन सब माहौल जो बदला इसके कारण से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के आने से, तो मतदान केंद्र जो है वो इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं सुरक्षित नज़र आने लगा। और ये देखा गया, जो एक शोध पत्र में अभी लोगों ने इसको बताया है हमें, कि इससे महिलाओं की जो भागीदारी है उसमें खासा वृद्धि हुई है और जो जेंडर गैप है वो चुनावों में धीरे धीरे जो है एकदम ही कम होता चला गया है और महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हुए वहां पर पहुंच रही हैं और मतदान कर रही हैं। जी, इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मुझे नए वोटर आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है, पर कौन जाए और कौन लाइन में लगे। मुझे भी अपना एड्रेस चेंज कराना है, पर कौन बाबा चक्कर काटे। मुझे अपनी एप्लीकेशन की स्थिति जाननी है, पर कॉलेज के बाद इनका ऑफिस ही बंद हो जाता है। क्या करें? रिलैक्स गाइस, इलेक्शन ऑफिस तो अपने अपने स्क्रीन पे खुला है, बस कॉफी पीते पीते सारा काम हो जाएगा।
बस www.nvsp.in पर जाएं, मतदाता सूची में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। अब वोटर संबंधी सारी सुविधाएं www.nvsp.in पर ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। ओझा जी, अगर हम ईवीएम्स की बात करें तो ईवीएम्स के साथ आज अगर हम देखें तो कई चर्चाएं हो रही हैं, कई लोग बात करते हैं कि ईवीएम्स टैंपर किए जा सकते हैं। मैलफंक्शनिंग एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन ईवीएम्स की टैंपरिंग पर एक बहुत बड़ी चर्चा आज देश में नजर आती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, कोई भी मशीन दुनिया में वो ख़राब हो सकती है, तो ईवीएम के साथ ये है कि ईवीएम में भी कोई चलते हुए रुक जाना या कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो शब्द आपने कहा उस शब्द को बड़ी लूजली यूज़ किया जाता है। बिल्कुल ऐसा है नहीं। और इनके जो ईवीएम के निर्माण से लेके और गोडाउन तक पहुंचने तक एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर का पालन एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, टेक्निकल भी है, और उसका पालन अधिकारियों द्वारा बहुत ही बखूबी किया जाता है। और इसको निगरानी करने के बहुत अच्छे उपाय इलेक्शन कमीशन ने किए हुए हैं। तो इस कारण से जहां से निर्माण होके फर्स्ट लेवल चेक, सेकंड लेवल चेक होता है, और ये सारे चेक राजनीतिक दलों के उनके कार्यकर्ताओं या उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में, मीडिया की मौजूदगी में किए जाते हैं। जिस दिन चुनाव होता है उस चुनाव के दिन भी सुबह मॉक पोल कहते हैं, वो मॉक पोल भी प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सबके सामने किया जाता है, और उसके बाद इनको सील किया जाता है चुनाव के लिए। उसके बाद अब आज के दिन में ईवीएम के साथ वीवीपैट का भी प्रयोग हो रहा है, और चुनाव आयोग ने घोषणा की है पिछले साल से ही कि सारे के सारे चुनाव जो हो रहे हैं और आगे होंगे उनमें वीवीपैट का भी उपयोग हो सकेगा। वीवीपैट में जो भी ईवीएम में कोई वोट देता है, वोटर खुद साक्षी होता है इस बात का कि हमने किसको वोट दिया। पर्ची निकलती है और वो पर्ची वोटर को दिखाई देती है, फिर वो कट के एक सुरक्षित बॉक्स है, सील्ड बॉक्स में चली जाती है जी। और जरूरत पड़ने पर उसका मिलान भी ईवीएम से किया जा सकता है। आज के दिन मैंडेटरली इलेक्शन कमीशन हर असेंबली सेगमेंट के एक पोलिंग स्टेशन के सारे ईवीएम के रिजल्ट को वीवीपैट के साथ मैच करते हैं रैंडमली, एक लॉटरी के द्वारा। तो इस तरह से जो बातें कही जाती हैं उन बातों का कोई आधार नहीं। इस चुनाव में अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो क्या सभी मतदान केंद्रों में वीवीपैट की सुविधा होगी? जी, 100%। ईच एंड एवरी पोलिंग स्टेशन विल हैव वीवीपैट मशीन। वीवीपैट पर भी हमारे पास एक छोटी सी वीडियो है, आइए हम सब मिलकर देखें। I've been a voter for the last 10 years, and I've always thought, what if there is a verification system which provides proof that I have voted for the candidate and the party of my choice? The voter verifiable paper audit trail of VVPAT is one answer to all my questions. This is one independent system attached to the electronic voting machines that allows the electors to verify that their votes are cast as intended. Press the blue button on the ballot unit against the name or symbol of the candidate of your choice. Look for the transparent window of the VVPAT. Look for the printed paper slip showing the serial number, the name and the symbol of the candidate of your choice. The slip remains exposed for 7 seconds, then it gets cut and falls in the drop box of the VVPAT. VVPAT, the revolution in the electoral world. This is a good thing. जब भी हम इलेक्शंस की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है वो होता है मसल एंड मनी पावर। तो मसल पावर को तो किसी न किसी तरह से कर्ब किया जा चुका है, लेकिन मनी पावर अब भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन इसके विपरीत, इसके विरोध में क्या कदम उठा रहा है? देखिए, इलेक्शन कमीशन की बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी होती है, चाहे वो मसल पावर हो या कोई एंटी सोशल एलिमेंट हो या और भी कोई LWE फैक्टर्स हैं या अदर फैक्टर्स हैं। तो उन सभी को कंसिडरेशन में रखते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी प्लानिंग हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर पोलिंग स्टेशन के लिए बनाई जाती है, और उसके अनुसार
जितनी हमारी ज़रूरत होती है पुलिस की या सेंट्रल फोर्सेस की, उसका पूरा डिप्लॉयमेंट किया जाता है। हमारे सब वहाँ पे जनरल ऑब्जर्वर्स होते हैं, पुलिस ऑब्जर्वर्स होते हैं, पूरी कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग करते हैं। जहाँ तक एक्सपेंडिचर की बात आपने कही या मनी पावर की है, कि डेफिनेटली कई ऐसी जगहें हैं, कई ऐसे पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसीज़ या कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो जिसमें इनका प्रभाव ज़्यादा देखा जाता है। तो इसीलिए पूरे इसकी एक व्यवस्था जो की गई है कि हर असेंबली कंस्टिट्यूंसी में एक तो कम से कम 3 फ्लाइंग स्क्वाड होते हैं, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम होती है, और ये फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स भी हमारी जीपीएस के साथ फिटेड होती है। इसकी पूरा एक रेगुलेशन, इसका पूरा कंट्रोल रूम होता है। कोई भी शिकायत आती है तो उस शिकायत को इमीडिएटली अटेंड किया जाता है। इसके जितने भी हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर हों, स्टेट बॉर्डर्स हों या डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स हों, उस पर वो चेक पॉइंट्स बनाए जाते हैं, चेक पोस्ट बनाए जाते हैं, नाके बनाए जाते हैं, और जितनी भी गाड़ियाँ आ जा रही हैं उसके ऊपर नज़र रखी जाती है। जो भी शिकायत आती है उसके ऊपर नज़र रखती है। और भारी मात्रा में ऐसी जो है कैश है या आपके वैल्यूबल आइटम्स हैं या लिकर है या और कोई गिफ्ट आइटम्स है जो चुनाव से संबंधित दिया जा रहा है, उसको पकड़ा गया है। तो उसी तरह से पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी होती है। और अब तो इलेक्शन कमीशन ने एक नया और भी एक प्रयास किया है और नई शुरुआत की है कि लोग ही हमारे एक विजिलेंट सिटीजन का काम करें, और एक सी विजिल एक ऐप दिया गया है कि किसी के पास स्मार्टफोन हो तो यदि कोई भी इस तरह की चुनावी दुरुपयोग की बात देखी जा रही हो तो वो इमीडिएटली, वो चाहे वो कैश डिस्ट्रीब्यूशन हो, लिकर डिस्ट्रीब्यूशन हो या कोई भी गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका वो लाइव फ़ोटो भेज सकते हैं और वो उसको इमीडिएटली जो हमारी टीम है वहाँ पे वो उसको अटेंड करती है, उसके ऊपर एक्शन लेती है। और पिछले जो 5 चुनाव हैं उनमें बहुत ही अच्छा इसका नतीजा देखा गया है। और मुझे लगता है कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव है इसमें लोग भी इसमें बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे, क्योंकि रिमोट जगहों पे या ऐसी जगहों पे जहाँ पे कोई, हर जगह तो पूरी इलेक्शन मशीनरी मौजूद नहीं रह सकती है, लेकिन लोग हर जगह हैं, लोग विजिलेंट है आज, और जहाँ पे भी इस तरह के दुरुपयोग की बात होती है उसकी सूचना भी दी जाती है। इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के द्वारा एक अलग से कंट्रोल रूम बनाया जाता है कि उस कंट्रोल रूम में भी एक हेल्पलाइन नंबर है, उसकी पब्लिसिटी की जाती है कि यदि कोई भी ऐसी शिकायत आती है कि कैश डिस्ट्रीब्यूशन या अदरवाइज, तो वो इनकम टैक्स को भी अलग सूचना दे सकते हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट अपना पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव अरेंजमेंट रखता है, जो आपके ड्रग्स एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है। तो ये कमीशन जितने भी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका रोल हो सकता है सर्वेलांस और इन्फोर्समेंट का, उन पूरी मशीनरी को इस्तेमाल करती है और एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव इंतज़ाम होता है। तो डेफिनेटली जो भी ऐसे लोग हैं चुनाव को प्रभावित करने की किसी तरह से भी कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ तो कार्रवाई ज़रूर की जाएगी और उन्हें संभल के रहना भी होगा। जी, आज के अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो शायद सबसे बड़ा मुद्दा है सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ का। इसको किस तरह से टैकल करते हैं, इसको कर्ब करने के लिए क्या आपने कदम उठाए हैं? देखिए, जहाँ तक का सवाल सोशल मीडिया का है, ये एक इसके दुरुपयोग की जो बातें आती है वो डेफिनेटली एक चैलेंज के रूप में लिया जाता है। और इलेक्शन को लेकर के पूरे विश्व में सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर के काफ़ी चर्चाएं होती रही है, और भारत निर्वाचन आयोग जो है इस संबंध में काफ़ी सजग है। और इसी क्रम में जो है सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म जिसको इंटरमीडिएट्स के रूप में हम जानते हैं, ये सारे, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, गूगल हो, ट्विटर हो, इन सब के साथ जो है हमारा संवाद जो है निरंतर होता रहा है। और इन सबों ने हमें ये कहा है कि इस चीज़ को रोकने में, इसके दुरुपयोग को रोकने में पूरी तरह से वो हमें सहयोग देंगे। इससे पहले कि इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, दर्शकों को दिखाना चाहेंगे ये इंटरेस्टिंग वीडियो। நோட்டு எனக்கு ஒரு டவுட்டு, காசை நீட்டி ஓட்டு கேட்கும் ஆளாக்கு அவுட்டு. ஓட்டு நம்ம உரிமை, உணர்ந்துக்கிட்டா பெருமை, காசை வாங்கி ஓட்டு போட்டா தீந்துடுமா வறுமை.
யாரு தேடி தேடி பாரு உண்மையான தேர்தலுக்கு ரூபாய் எதுக்கு கூறு நல்லவங்க யாரு தேடி பாரு நல்லவங்க யாரு தேடி தேடி பாரு உண்மையான தேர்தலுக்கு ரூபாய் எதுக்கு கூறு நானே 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 चंद्रभूषण जी, अगर हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो इसमें देशवासियों की क्या भूमिका है इसके इम्प्लीमेंटेशन में? देखिए, एक तरह से हम कह सकते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारा जो है ये पूरी तरह से 1960 में पहली बार एक केरल में इसकी एक शुरुआत की गई वहाँ पर, कि जिसमें एक तरह का एक मोरल गाइडलाइन सभी जो कैंडिडेट्स हमारे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, उसके लिए उन्होंने अपने आप में सहमति की जो चुनाव के हमारा तंत्र है वहाँ का उनके साथ, और ये व्यवस्था उन्होंने सही तरह से चलाई। और फिर 1968 में जो है भारत निर्वाचन आयोग ने देश के सभी राजनीतिक दलों के साथ इसकी सहमति बना करके इसको जारी किया कि जो चुनाव के दौरान जो कैंपेन का टाइम होता है हमारा, उस समय में किस तरह की एक सिविल व्यवस्था जो है हम कायम रखेंगे। हम किसी दूसरे को अब्यूज़ नहीं करेंगे, हम जो सरकारी तंत्र है उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, और एक तरह से आप कह सकते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो बना रहेगा इस दरमियान। सो एक लंबा सफ़र जो है तय किया है, और ये पूरी तरह से एक एथिकल कोड है, एक एथिकल गाइडलाइन है, जिस पे हमारे सारे राजनीतिक दल जो है वो पूरी तरह से इसमें सहमति जारी करते हैं। और ये मैं कह सकता हूँ कि भारतीय चुनाव की एक अनूठी एक देन है कि जहाँ पर कानून की कोई व्यवस्था ना होते हुए भी जो है एक हमारा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, पूरी तरह से आज की तारीख में संस्थागत हो रखी है चीज़, जिसमें कि सभी लोग इसको मानते हैं कि हमें अपना जो चुनाव का जो कार्यक्रम है इस दौरान किसी तरह का जो है दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी तरह का जो है ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, अनर्गल बातें ना की जाए हमारी। तो आप ये मान सकते हैं कि सभी जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं इसके बारे में जागरूक हैं आज की तारीख में, और कहीं भी कोई व्यवस्था अगर कोई इसको दुरुपयोग में लाता है तो हमारा एक तंत्र जो है पूरी तरह से तैयार है। जो हर पॉलिटिकल पार्टी की जो मीटिंग होती है, रैली होती है, उसकी एक रिकॉर्डिंग की जाती है हमारे यहाँ से, उस पर हम पैनी नज़र रखते हैं उस चीज़ को लेकर के, जिससे कि कोई भी कहीं कोई गड़बड़ी हो तो उस पर तुरंत कार्रवाई करने की हालत हमारी हो। जैसे आपने अभी स्टेक होल्डर्स की बात की, इसमें एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर मीडिया भी है। मीडिया का क्या रोल है इसके विषय में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हूँ। लोग मुझे ईवीएम भी कहते हैं। मैं हूँ वीवीपैट। मैं उस वोट को प्रिंट करता हूँ और उसे स्टोर भी करता हूँ। मैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाती हूँ। मैं एक छेड़छाड़ मुक्त मशीन हूँ जिसमें है वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप, जिसे किसी भी बाहरी डिवाइस या नेटवर्क से जोड़ा नहीं जा सकता, और इसलिए इसमें किसी भी तरह का कोई भी बदलाव असंभव है। मुझे पोलिंग बूथ पर अलॉट करने में रैंडमाइजेशन की ऐसी प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है कि लगभग चुनाव के दिन तक किसी को पता नहीं होता कि कौन सी यूनिट कहाँ जाएगी। बार बार मॉक टेस्ट द्वारा मेरी कार्य क्षमता को सुनिश्चित किया जाता है। इसलिए मैं हूँ भरोसे की मशीन, यानी ईवीएम।
ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। ओझा साहब, जैसे हमने ब्रेक में जाने से पहले कहा कि इस पूरी निर्वाचन प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है मीडिया, तो ऐसे में मीडिया की क्या भूमिका है? मीडिया की भूमिका इलेक्शंस में वैसे ही महत्वपूर्ण है जैसे हमारे लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र में मीडिया को चौथा खंभा यानी फोर्थ स्टेट कहा जाता है। इलेक्शन में मीडिया से जो हमारा संपर्क है वो दो तरह का है। पहला, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी जानकारी को मतदाता तक पहुंचाना। दूसरा, फीडबैक, मीडिया के फीडबैक के माध्यम से इलेक्शन मैनेजमेंट को और बेहतर करना। तो मैं पहली भूमिका की ओर आता हूँ। सब इसमें मतदाता तक सारी जानकारियाँ, चाहे वो अभी आपने रजिस्ट्रेशन की बात करी, चाहे उनके बेटर पार्टिसिपेशन की बात करें, मीडिया ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और मैं इस आज के मंच के माध्यम से प्रशंसा करना चाहूँगा कि भारतीय मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाह किया है। जहाँ तक फीडबैक के रूप में बेटर इलेक्शन मैनेजमेंट की बात है, हम लोगों ने मीडिया सेंटर्स बनाए हैं जगह जगह। वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। कई बार वो इंफॉर्मेशन हमारे खुद के अधिकारियों के द्वारा पहुँचने से पहले मीडिया के द्वारा पहुँचती है, क्योंकि मीडिया फील्ड में बहुत एक रिमोट जगह पर भी मौजूद है और हम लोग उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। हम लोग उसको ATR बोलते हैं, एक्शन टेकन रिपोर्ट, इमीडिएटली मांगी जाती है और जहां पर गैप्स हैं वहां पर सिचुएशन को करेक्ट करके और मीडिया को बताया भी जाता है कि यहाँ ठीक हो गया है। दूसरी चीज़ ये है कि मीडिया, इसके साथ ही साथ मीडिया को एक महत्वपूर्ण भूमिका और उसकी है, उनको चुनाव से रिलेटेड कुछ नियम हैं, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के कुछ आदेश हैं, उनका भी पालन करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मल्टी फेज इलेक्शंस हैं तो वहाँ पर एग्जिट पोल पर मनाही है। मीडिया को ये कहा गया है और वो पालन करते हैं कि अंतिम जिस दिन वोटिंग होती है उसके आधे घंटे बाद ही एग्जिट पोल का प्रसारण किया जा सकता है। ओपिनियन पोल पर भी रोक है, 48 आवर्स, लास्ट 48 आवर्स में रोक है, उसका भी पालन मीडिया करता है। इसके अलावा कई सारे और भी रूल्स हैं। जैसे एक नियम यह है कि कोई भी पोस्टर या बैनर हो, इसको 127A बोलते हैं, उस पर प्रकाशक का और मुद्रक का नाम होना चाहिए। इसका भी पालन मीडिया द्वारा किया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कुल मिलाकर मीडिया की भूमिका तो है ही, उसके अलावा मीडिया के अपने कुछ रोल हैं और अपने कुछ उनके रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, मीडिया के विभिन्न बॉडीज हैं। जैसे प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है। इन लोगों ने अपने सेल्फ रेगुलेशन के एक कोड ऑफ कंडक्ट लागू किए हैं, अनाउंस किए हैं, उसको हम लोगों ने भी अडॉप्ट किया है और उसका पालन स्वतः ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और मीडिया के लोग करते रहे हैं। दूसरे पहलू हैं, उनसे निपटने के लिए हम लोगों ने MCMC कमेटीज़ का गठन जिलों के स्तर पर और राज्य के स्तर पर किया है। MCMC कमेटी क्या है? मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी। इस कमेटी का 3 काम है मुख्य तौर पर। पहला काम यह है कि वो सारे किसी भी पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हो रहा है तो उसका प्री सर्टिफिकेशन करना पड़ता है। वो हर राजनीतिक दल और कैंडिडेट के लिए आवश्यक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। दूसरा उसका काम है पेड न्यूज़ से रिलेटेड जितने मामले हैं उनकी छानबीन करना, उनकी मॉनिटरिंग करना और उस पर कार्रवाई के लिए रिटर्निंग अफसर को सलाह देना। और तीसरा काम है मीडिया में अगर कोई वायलेशन है, चाहे वो MCC का वायलेशन हो या मीडिया का वायलेशन हो, उसके बारे में वो अपने अधिकारियों को बताना सो दैट कार्रवाई की जा सके। क्योंकि हर जगह तो न अधिकारी मौजूद हैं और लेकिन मीडिया काफ़ी जगह मौजूद है। तो इस तरह से इस MCMC कमेटी के माध्यम से भी काफ़ी एक सजग व्यवस्था की गई है। और उसी 126 कमेटी में एक प्रावधान है कि अब सोशल मीडिया के लिए एक इंटरमीडिएरी एक्सपर्ट या सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी होगा उस MCMC कमेटी मेंबर, उसके लिए भी कार्यवाही चल रही है और जल्दी ही इस पर भी फैसला होगा। जी बिल्कुल। जहां हम देखते थे कि आज तक जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी इसमें कम नजर आती थी, वही पिछले कुछ सालों में हम देखें तो उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। क्या कदम लिए जा रहे हैं इसके लिए? पद्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे। 2009 में 55% टर्नआउट था वुमेन का। जितनी रजिस्टर्ड महिलाएं उसकी 55% वुमेन ने आके पार्टिसिपेशन किया।
और 2014 में इट रोज टू 65, मोर देन 65, 10% इंक्रीज हुआ वोटर टर्नआउट। सो इसमें कुछ क्रेडिट, एक बड़ा क्रेडिट हम लेना चाहेंगे कमीशन पे, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की कि हम वुमेन को टारगेट करें। इनफैक्ट 2014 में अराउंड 16 स्टेट्स ऑब्लिक यूनियन टेरिटरीज थे जहाँ पे वुमेन टर्नआउट वाज हायर देन मेन, और इनमें से 9 ऐसे प्रदेश थे जहाँ पे पहली बार वुमेन का जो टर्नआउट था मेन से ज़्यादा रहा। अच्छा। जब हम वुमेन की बात करते, देखिए उनको रीच आउट करने का, वी हैव टू फाइंड आउट कि ग्राउंड लेवल पे उनको रीच आउट कैसे करें। एक वुमेन की पूरी एक दिन की प्रक्रिया को समझने की कोशिश की हम लोगों ने। वुमेन टर्नआउट अगर कम रहता, उसका भी कई चैलेंजेस थे, उसके रीजंस थे कई। एक वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है रूरल एरियाज में, स्पेसिफिकली घर में परिवार का ध्यान रखना, खाना बनाना, सो मेनी इश्यूज। तो कमीशन ने पहले तो बहुत बेसिक स्टेप स्टार्ट किए कि अगर क्यू बनेगा, वुमेन एंड मेन का क्यू सेपरेट होगा। कई जगह ऐसा भी रहा कि एक मेन वोटर को जाने देते थे एंड बदले में नेक्स्ट वोटर 2 वुमेन को आप अलाउ करते हैं, ताकि वुमेन जल्दी से वोट करे और घर जा सके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। पोलिंग स्टेशन पे क्रैश की सुविधा रखी गई कि कोई महिलाएं जो बच्चों को अपने साथ लाना चाहे, जो घर पे बच्चों को नहीं रख सकती, छोटे बच्चे हैं, उनको ला सके, उनके क्रैश की सुविधाएं हैं। देन वॉलंटियर्स हम लोगों ने कई ऐसे रखे, महिलाएं वॉलंटियर्स, बिकॉज ताकि वुमेन फील करें मोर सिक्योर, मोर कंफर्टेबल, ऐसे एरियाज जहाँ पे शायद वुमेन टर्नआउट कम रहता है। एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी जैसे इंप्रूव हुआ, जैसे डॉक्टर चंद्रभूषण ने बताया, ईवीएम के आने से एक महिलाओं को लगा एक सुविधा है, एक सिक्योर एनवायरनमेंट है, दे शुड कम एंड वोट। एंड देन हमारे जो फील्ड फंक्शनरीज थे, जो वुमेन है, जैसे आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स, उनके थ्रू हम लोगों ने रीच आउट करना शुरू किया महिलाओं को, उनकी लैंग्वेज में, उनके तरीके से उन तक बात पहुंचाई और उनकी प्रॉब्लम्स को समझा, क्या इश्यूज हैं। उस हिसाब से एक बहुत अच्छा इनोवेशन रहा, जो शुरू में वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुआ, बाद में उसको स्केल अप किया गया बिहार में भी। 2014 इलेक्शन में वेस्ट बंगाल में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जहाँ पे वुमेन ऑफिशियल्स वेर मैनिंग दैट पोलिंग स्टेशन। रियलाइज हम लोगों ने किया कि इट एनकरेज्ड वुमेन। एक मैसेज भी गया कि वुमेन लोग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी पोलिंग स्टेशन की ले सकती हैं, एक्सक्लूसिवली दे डोंट नीड मेन टू सपोर्ट देम। और लोग देखने भी आए, वहाँ पे प्रतिशत मैन वुमेन दोनों का बढ़ा। तो कमीशन वाज वेरी हैप्पी विद दैट इनोवेशन एंड इट वाज स्केल्ड अप। उसके बाद बिहार इलेक्शन में उन्होंने सिक्योरिटी पर्सनल भी वुमेन लिए। सो एक ऐसा पोलिंग स्टेशन रहा जहाँ पे all the polling officials were women and even security personnel were totally women. So और आजकल ऐसा है कि अब हम हर इलेक्शन में, every assembly constituency में एटलीस्ट एक पोलिंग स्टेशन ऐसा होता है which is totally managed by women. तो पूरी इस निर्वाचन प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी पर हमारे पास है एक छोटी सी फिल्म, हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। Pa? No. આજનો મતદાતા છે જવાબદાર. નાખે મત બધા નરનાર. सिन्हा साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जो पोलिंग का दिन होता है उस दिन लोगों को कई बार लगता है कि बड़ी लंबी लाइनें लगी होंगी, लाइनों में वहाँ खड़ा होना पड़ेगा, और कई बार कि भाई हम पहले वोट दें, हम पहले वोट दें। तो इन चीज़ों को किस तरह से इलेक्शन कमीशन टैकल करता है? मैंने कहा कि मतदाता हमारे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, तो हमारे मतदाता जैसे तैयार हों उसी तरह से हमारा मतदान केंद्र भी तैयार होना चाहिए। और जब लोग वोट करने के लिए जाएं तो उनको एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस हो कि मैंने वोट किया, मुझे बिना किसी परेशानी के वोट डालने का मौका मिला और मैंने अपने देश के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए एक अपना कंट्रीब्यूशन किया। तो इसके लिए पोलिंग स्टेशन कैसे सुविधाजनक बने, इसका एक बड़ा पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इलेक्शन कमीशन ने बनाया है और एक बेंचमार्क रखा है कि हर पोलिंग स्टेशन पे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ होगी, मतलब सुनिश्चित तरीके से एक न्यूनतम जो सुविधा होनी चाहिए वो सभी पोलिंग स्टेशन पे होनी चाहिए, जिसमें सामान्य नागरिकों के लिए तो सुविधा होनी ही चाहिए,
लेकिन जो हमारे विशेष रूप से जो दिव्यांगजन है, विकलांगजन है, या जो सीनियर सिटीजन्स हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था हो। तो महिलाओं के लिए तो जैसे आपको अभी बताया पद्मा जी ने कि हर 2 महिला वोट डालेंगी और 1 पुरुष वोट डालेंगे, ताकि हमारी महिलाएं जो उनके साथ छोटे बच्चे हों या उनको कठिनाई का सामना न करना पड़े और वो अपने घर के काम को भी ठीक से निपटा पाएं और वोट भी आसानी से डाल सकें। उसी तरह से जो हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उनके लिए एक पूरे हमारे सभी पोलिंग स्टेशन को कैसे एक्सेसिबल बनाया जाए, उसके लिए आयोग ने ये निर्देश दिए हैं कि हर पोलिंग स्टेशन पे रैंप होना चाहिए, जिसमें सुविधाजनक तरीके से उनके व्हीलचेयर चल सकें, या उनको यदि सहारे से भी, डंडे के सहारे से भी यदि उनको जाना हो तो भी उनको सारा आसानी से चढ़ने में सुविधा हो। वॉलंटियर्स के लिए कमीशन ने कहा है कि हर पोलिंग स्टेशन पे हमारे यूथ वॉलंटियर्स हों, जो एनसीसी है, एनएसएस के हैं, स्काउट्स एंड गाइड्स के हैं, कि ये इन वॉलंटियर्स को पहले से ट्रेन कर दिया जाए, ताकि ये हमारे जो ऐसे मतदाता हैं जिनको कठिनाई का सामना करना करे, तो उसके लिए वो वहाँ पे रहें, वो प्रशिक्षित रहें, वो उनको आसानी से पोलिंग स्टेशन तक ले जा सकें। उस तरह से ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था, कि सभी को पेयजल की व्यवस्था हो, टॉयलेट्स की फैसिलिटी हो, बिजली की सुविधा हो वहाँ पे, ताकि लाइट की दिक्कत न हो, शेड की सुविधा रहे, ताकि जो लोग आएँ तो उनको धूप का सामना न करना पड़े, आराम से वो छाया में बैठ भी सकें। हर पोलिंग बूथ पे एक वोटर हेल्प डेस्क भी बनाया गया, कि वहाँ पे यदि उनको कोई कठिनाई हो कि क्या डॉक्यूमेंट उनको दिखाना है, या उनका नाम इलेक्टोरल रोल में है कि नहीं, ऐसे लास्ट मिनट यदि कोई वोटर आ जाए तो उनको भी वहाँ पे बता सके। इसलिए हर जगह पे हमारे बूथ लेवल ऑफिसर जो हैं वो वोटर हेल्प डेस्क का भी रखते हैं। तो और इसका एक पूरा शुरू से एक मॉनिटरिंग की जाती है, हर पोलिंग स्टेशन की मॉनिटरिंग की जाती है कि उनमें क्या क्या सुविधाएं, और कमीशन उसको हर मीटिंग में उसको पूरा ये देखता है कि 100% जो भी सुविधाएं वो उनको ज़रूर मिल जाए। और विशेष रूप से जो एक्सेसिबल बनाने के लिए जो हमारे ईवीएम है, उसमें भी ब्रेल की सुविधा प्रदान की गई है। जो भी आवश्यक लिटरेचर की ज़रूरत होती है वो वहाँ पे है। वो सभी पोलिंग स्टेशन पे कैंडिडेट्स का बैलेट पेपर का उसका डिस्प्ले किया जाता है, जितने भी उनकी जानकारियों की आवश्यकता होती है उसके पोस्टर्स भी लगाए जाते हैं, हेल्प डेस्क बनाया जाता है। तो इस तरह से हमारे पोलिंग स्टेशन को सुविधाजनक बनाने का एक पूरा प्रयास किया गया है, और इस बार भी प्रयास रहेगा कि कोई ऐसा पोलिंग स्टेशन ना हो जो वोटर्स के लिए असुविधाजनक हो। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़े कदम है ताकि इलेक्शंस को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाया जा सके। इसी पर हमारे पास है एक छोटी सी फिल्म, हम दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे। This Lok Sabha election 2019. Think Inc. Lok Sabha elections are round the corner. What is your take on voting? I am an individual with disability. These things are not meant for me. Disability cannot be a barrier in participation. Don't let your disability keep you away from casting your vote this season. Give democracy a fair chance. You can register your name in electoral roll in 3 ways. Firstly, fill online form at NVSP website, which is given below. Secondly, download copy of the Form 6 from the given website and submit it physically. Thirdly, go to the given website, find out your nearest Voters Help Center and submit your form there. And lastly, of course, cast your vote. Remember, all the polling booths are being made accessible for persons with disabilities and their escorts. The election officers are also being sensitized to provide you with the necessary assistance. See you at the polling booth. For more information, contact helpline number 1950 toll free. तो इससे पहले कि हम इस परिचर्चा को समाप्त करें, हम चाहते हैं कि आप सभी हमारे दर्शकों को अपना संदेश दे सकें। पद्मा जी, अगर आपसे शुरू कर सकें। अगर आप पंजीकृत हैं तो आज ही इलेक्टोरल रोल पे अपना नाम चेक कर लें, क्योंकि अगर आपका नाम इलेक्टोरल रोल पे नहीं हो तो आप वोट नहीं कर पाएंगे। आप 1950 हेल्पलाइन से अपना नाम चेक कर सकते हैं। और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो देरी मत करिए, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं,
आज ही रजिस्टर करिए www.nvsp.in पर। जैसा कि पद्मा ने भी बताया, आप लोगों को मतदान करना आपका महत्वपूर्ण अधिकार है और इस अधिकार का इस्तेमाल आपको करना ही चाहिए। और दूसरी बात, जैसे सी विजिल और जैसे ऐप है हमारे 1950 है, इनका उपयोग आपको ज़रूर करना चाहिए और इथिकली वोट करना चाहिए इस चुनाव में। हमारे जो संविधान है उसके प्रस्तावना में 3 टर्म आते हैं, इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस। एक मतदाता जो है वो मतदान केंद्र पर सबके साथ समान है, सबके बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, एक ही क्यू है, उसे वहाँ जाना है, उसे वहाँ पर वो स्वतंत्रता है कि वो अपना विवेक इस्तेमाल करे, उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। और जब वो मत का प्रयोग करता है तो वो एक न्याय करता है। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारे जो प्रस्तावना में ये 3 गोल्डन टर्म हैं, इन तीनों का मतदान केंद्र पर एक मतदाता उपयोग करता है। और मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि हमारे देश के मतदाता ये जानते हुए अपना जो रोल है उसको बखूबी निभाएंगे। लोकतंत्र को यदि एक इमारत के रूप में देखा जाए तो हर वोटर, हर मतदाता उसकी एक ईंट के समान है। उस इमारत को मजबूत करने के लिए ये ज़रूरी है कि हर वोटर अपने मत का अवश्य इस्तेमाल करे और उसे मजबूत बनाए। एक कॉल इलेक्शन कमीशन ने दिया था, ग्रेटर पार्टिसिपेशन फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, या मजबूत लोकतंत्र सबकी भागीदारी। तो ये सबसे ज़रूरी है कि लोकतंत्र के हित में, देश के हित में प्रत्येक मतदाता अपने मत का ज़रूर इस्तेमाल करे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि बिना किसी दबाव के, बिना किसी लुभाव के अपने मत का प्रयोग करे। हर वोटर एक इन्फॉर्म्ड और एथिकल वोटर बने और एक डेमोक्रेसी को, हमारे देश को मजबूत बनाने में अपना सार्थक योगदान दें। सिन्हा साहब, चलते चलते एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो ये है कि दूरदर्शन जो हमारे देश का नेशनल ब्रॉडकास्टर है, इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में आप दूरदर्शन का क्या योगदान देखते हैं? देखिए, दूरदर्शन एक बहुत ही पावरफुल मीडियम रहा है कम्युनिकेशन का, जनसंवाद का, और सुदूर क्षेत्रों तक इसकी पहुंच है। मुझे विश्वास है कि आपके माध्यम से जो चुनाव से संबंधित जो जानकारियां हैं उन तक मिल पाएगी। और 1950 एक कॉमन नंबर रखा गया, इसका भी इस्तेमाल करके लोग जो भी उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी क्वेरीज़ है, उसको वो दूर कर पाएंगे। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो देश का महा त्यौहार है, इसके लिए एक वोटर्स अवेयरनेस के लिए, एजुकेशन के लिए ये जो प्रोग्राम है, ये जो लोगो है वो लॉन्च किया जा रहा है। और आप इस लोगों को, आप सभी वोटर अवेयरनेस के जितने भी हमारे कैंपेन में है उसको देख पाएंगे। और मुझे विश्वास है कि इस लोकसभा चुनाव को एक महा त्यौहार के रूप में आप स्थापित करेंगे। आज स्वीप का जो कैंपेन है लोकसभा के लिए, वो भी आपके माध्यम से लॉन्च किया जा रहा है। और मैं दूरदर्शन को इसके लिए भी धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। और आगे हमारा पूरे लोकसभा इलेक्शन तक ये प्रयास रहेगा कि उन जो हमारे वोटर्स हैं उनकी सभी जानकारियां हम उनको दे पाएँ और उनके लिए एक सार्थक एक संवाद स्थापित कर पाएँ। और ये कैंपेन जो है वो लोकसभा के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कैटेगरी के जो वोटर्स हैं उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार चलता रहेगा। जब बिजली का बिल भरना भूला था विपुल, तब घर में हो गई थी बत्ती गुल। बेटा जी, बिजली की कदर तो तुमने ही सिखाई है। 2 दिन बाद जो घर में बिजली आई है। पापा, मैं छोटी मोटी गलतियां करता हूँ, लेकिन बड़े जिम्मेदारी से ना मुकरता हूँ। बीते नवंबर जब मैं हुआ 18 साल, टाइम पर फॉर्म नंबर 6 भरा और कर लिया वोटर रजिस्ट्रेशन तत्काल। वाह बेटा, अपनी सजगता जो तुमने दिखाई है, सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा बनने की तुम्हें बधाई है। हर नागरिक जो जनवरी 1 तक पूरा करेगा 18 साल,
वो करवाए अपना रजिस्ट्रेशन हर हाल। बिल्कुल। और आज जैसे हर योग्य मतदाता को चेक करना है वोटर लिस्ट में अपना नाम, क्योंकि वही मतदाता वोट देकर आएंगे जो अपना नाम वोटर लिस्ट में पाएंगे। तो समय रहते पंजीकरण करना और वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना भूले ना। याद रहे, इस महात्योहार एक भी वोटर छूटे ना। Verify or register on nvsp.in or call Voter Helpline 1950. हम और आप मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि हम ये जानकारी अपने मतदाताओं तक पहुंचा सकें। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप यहाँ आए और आपने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो लोकसभा चुनाव 2019 देश का महात्योहार, और इस महात्योहार में आप सब भागीदार बने, अपना वोट जरूर दें, बिकॉज ईच वोट काउंट्स। मत हमारा अधिकार ही नहीं बल्कि हमारी शक्ति भी है, और हम सबको अपनी शक्ति का एहसास होना चाहिए। नमस्कार।